हिंदी विभाग गया कॉलेज गया के द्वारा प्रेमचंद की जयंती विशेष पर आयोजित आज के कार्यक्रम में मैं ज्ञानी कुमार हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा को स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से जुड़ पाएँ। आज के कार्यक्रम को हम 2 खंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहले में हम आज प्रेमचंद की जयंती विशेष पर मना रहे हैं, तो प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। उस पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन पर, उनके सामाजिक जीवन पर, उनके साहित्यिक जीवन पर, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे सर लोग उनके गहराई से बताएंगे। और अगर आप भी उनके प्रेमचंद की विचारधारा पर कुछ बोलना चाहते हैं, आज के नाटक मंचन के बाद अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आपकी भी विचारों को हम स्वागत करेंगे। और इसी के आगे अगर हम देखें तो दूसरे खंड में हम प्रेमचंद की जयंती ठाकुर का कुआं, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, तो उस पर नाट्य मंचन भी किया जाएगा। तो आप उसे महसूस करेंगे और उसे देखेंगे। प्रेमचंद को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेमचंद एक आम से खास कैसे हो गए। एक आम व्यक्ति जो गांव में गरीबी में पला बढ़ा हुआ आज एक ऐसा क्यों है कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम कहें कि प्रेमचंद की जयंती को हिंदी के पुनर्जन्म दिवस के रूप में कहें तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि एक कहा जाता है कि जब एक स्त्री किसी संतान को जन्म देती है तो उस एक माँ का पुनर्जन्म होता है। तो 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हिंदी के लिए पुनर्जन्म के बराबर था, क्योंकि प्रेमचंद ने भी अपने को एक ज्येष्ठ पुत्र मानते हुए हिंदी को बढ़ाने में, उसकी संरक्षण करने में और एक नया आयाम तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। तो प्रेमचंद को जानना है तो हमें उनके पहले पृष्ठभूमि को जानना होगा कि प्रेमचंद से पहले ऐसी क्या हो रहा था, क्यों ऐसा हिंदी प्रेमचंद के बाद ही हिंदी क्यों इतनी सफल हुई या फिर इतनी फैलाव आया उसमें, क्यों हिंदी समाज से इतना जुड़ गया। तो अगर हम पहले के पृष्ठभूमि को देखें तो प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास रचे जा रहे थे, जो रचनाएं रची जा रही थी, उनमें एक कल्पना का मात्रा ज़्यादा था। कल्पना लोग ज़्यादा कर रहे थे। कुछ जासूसी उपन्यास रचे जा रहे थे, कुछ कल्पनाएं ऐसी थी जो जादुई किस्सागोई पर आधारित थी। तो प्रेमचंद का आना और समाज से जुड़े हुए चीज़ों को हमारे सामने लाना, अपनी रचनाओं में सामने लाना। प्रेमचंद दहेज पर बात करते हैं। अगर हम प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन देखें तो देखेंगे कि प्रेमचंद की माता का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गया था। लगभग 7 से 8 वर्ष के प्रेमचंद रहे थे, तो उनकी माँ का मृत्यु हो गया था। तो अगर हम उनकी कहानी को देखें दूध का दाम, तो उसमें एक मंगल पात्र है। तो मंगल पात्र को हम प्रेमचंद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी भावनाएं झेली थी कि एक बच्चा माँ के बगैर कैसा अनुभव करता है। और अगर हम और आगे देखें तो 15 वर्ष की उम्र आते आते प्रेमचंद का विवाह भी कर दिया गया था। लेकिन प्रेमचंद का वो जो पहला विवाह था वो सार्थक नहीं हुआ और बहुत सफल नहीं रहा। तो अगर हम उनकी रचनाओं को देखें, जैसे निर्मला, तो अनमेल विवाह पर आधारित है। तो उन्होंने ऐसी विवाह झेली थी जो अनमेल थी और उन्हें पसंद नहीं थी शायद। और अगर हम झुनिया और गोबर का देखें, गोदान में मिलन, तो वो भी हम एक देख सकते हैं कैसा रहा वहाँ पर भी। तो इससे हमें प्रेमचंद के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्रेमचंद जो रच रहे थे वो अपने आप को रच रहे थे, अपने जीवन को रच रहे थे, अपने समाज को रच रहे थे, अपने आसपास की चीज़ों को रच रहे थे जो उनसे पहले नहीं रची जा रही थी। उनसे पहले सिर्फ कल्पनाओं को आधार बनाया जा रहा था। कुछ उपदेशात्मक रची जा रही थी रचनाएं, लेकिन वो सिर्फ ऐसी थी जो गहराई उनमें नहीं थी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को ऐसा व्यक्त किया कि उनमें गहराई भी आई और उपन्यास की जो औपन्यासिक संरचना होती है वो भी काफ़ी गहराई से उन्होंने हम लोगों को व्यक्त किया, हम लोगों के सामने। अब जैसा कि हम प्रेमचंद को और गहराई से जानने के लिए हमारे सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सर को आमंत्रित करने से पहले मैं एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहूँगा कि मन से सुनो सुन के बुनो, मन से सुनो सुन के बुनो, मन लगाओगे तो मन से मिल जाएंगे, वरना ये परिंदे हैं बहुत दूर के बोल कर अपनी बोली उड़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये पंक्ति मात्र है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उड़ तो हम ही लोग जाएंगे, आज के बाद शायद दिखे भी ना, लेकिन सर तो यही रहेंगे।
तो एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया। नहीं आ रहा है क्या? ना ठीक है यार, हाथ में पकड़ना सही नहीं रहता है, टाइट ढीला हो गया है। ढीला नहीं हो गया सर, इसको टाइट करो। हाँ ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो जो छात्र नज़र आ रहे हैं बाहर के ही हैं। हमारे विभाग के छात्र बड़े संख्या बड़ी कम है, लेकिन छात्र हैं। छात्र की परिभाषा क्या होती है, कभी इस पर गौर किया है? आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ते हैं ना जी। लक्ष्य है पढ़ना, क्या पढ़ते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जीवन में अगर थोड़ा सा वक्त मिले, 10 मिनट भी वक्त मिले, 15 मिनट भी वक्त मिले, तो कम से कम प्रेमचंद को जरूर पढ़िएगा, उनकी कहानियों को पढ़िए। उपन्यास पढ़ने में तो थोड़ा उबाऊ होता है, ऊब जाएंगे आप, नहीं समझ में बात आएगी, लेकिन प्रयत्न करेंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। कल यानी 31 जुलाई का समय है जब वो हमारे जीवन में आए थे, और वही दिन जयंती के रूप में हम मनाते हैं। ये हमको क्यों मनाना पड़ता है, इस बात का सोचना आपको जरूरी है। इस बात को जरूर सोचिए, हिंदी के छात्र विशेषकर, और विषयों के छात्रों के लिए केवल इतना कहूँगा, अगर प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन की पढ़ाई नहीं की। गढ़ लीजिए, डिग्रियां मिल जाएंगी, नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन जीवन को प्रत्यक्ष रूप से अगर कहीं परिभाषित करना होगा तो आपको प्रेमचंद की रचनाओं में आना होगा। प्रेमचंद ने जीवन के हर पहलू को देखा है, हर पहलू पर उंगली अपनी रखी है। यह और बात है कि हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए वाद की परंपरा होती है, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, मार्क्सवाद। ये वाद की परंपरा केवल साहित्य के छात्रों के लिए है। अन्य छात्रों के लिए केवल इतना कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद को कहानियों के माध्यम से पढ़िए, वो आपसे परिचय करा देंगे कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। इतनी ताकत उनकी रचनाओं में है, वो आपको परिचय खुद कराएंगे। कहानियों को पढ़ने के बाद स्वयं आपका मूल्यांकन अपने आप होने लगेगा, आपके मस्तिष्क में ये बात चलने लगेगी कि कहानी कहता क्या है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जीवन की जिस पर प्रेमचंद की नजर नहीं पड़ी हो। कृषक जीवन, आज न हम शहरी ज़्यादा हो गए, ग्रामीण कम हो गए, लेकिन गांव और शहर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सिक्का का एक पहलू चिकना हो जाएगा तो वो सिक्का खोटा हो जाएगा। महसूस किया है कभी? अगर एक सिक्के को पीछे से रगड़ दीजिएगा, चिकना कर दीजिए, अब बाजार में लेके जाइए, चलेगा क्या? ठीक उसी तरह प्रेमचंद की रचनाओं में गांव और शहर दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। गांव से अगर अनाज नहीं आएगा, शहर के लोग नोट नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या? कितनों अरबपति आदमी क्यों ना हो, खाएंगे तो रोटी ही, चावल ही। ये कहाँ से आएगा? जब तक हमारा किसान चाहे जिस परिस्थिति में हो, विवशता के कारण ही सही बाजार में बेचता है, क्योंकि उसके पास भंडार करने की क्षमता नहीं होती है। छोटे छोटे घर होते हैं जिसमें वो खुद केवल रहता है,
बाद बाकी जो भी मेहनत करके उपजाता है उसे बाजार में बेच देता है। उन्हीं वस्तुओं को खाकर बाजार के अरबपति लोग भी जिंदा है, सामान्य लोग जिंदा है तो कोई बड़ी बात नहीं। नोटों की गड्डियों पर सोने वाले लोग भी जीवन जीने के लिए अनाज के करीब आते ही हैं। इसलिए जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जीवन को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना शहरी जीवन को समझते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, हर कक्षाओं में कहता हूं कि जिसने ग्रामीण जीवन को नहीं देखा वो जीवन के स्वरूप को नहीं समझा, नहीं जाना। शहर में सभ्य लोग रहते हैं और गांव में संस्कारी लोग रहते हैं। जिसके पास संस्कार होता है वो गांव में रहते हैं और सभ्य लोग शहर में रहते हैं। एक पंक्ति इस पर याद आ रही है, अज्ञे की रचना है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सभ्यता कहाँ है? गांव में। संस्कार कहाँ है? गांव में। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। देखिएगा सभ्यता को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं। शहर में बसना नहीं सीखा, अगर शहर में रहते तो सभ्य हो जाते। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना नहीं सीखा। एक बात पूछूं, क्या बताओगे? ये डसना कहाँ सीखा? मेरी रचना नहीं है, अज्ञे की रचना है। सांप को अगर डसना है तो किसको डसता है? इंसान को, क्योंकि वो रचनाकार कहते हैं तुम तो सभ्य हुए नहीं, जंगल में रहने वाले लोग हो। फिर डसना कैसे जान गया यार? कितना बड़ा व्यंग है। इस शहरी जीवन के लोग ग्रामीण जीवन की सभ्यता को, संस्कृति को, संस्कार को डसते हैं। जंगली पशु भी डसने लगा है। कथाकार को ये लगता है, कवि को ये लगता है कि ये सांप हमारी संस्कृति को डस रहा है, हमारे संस्कारों को डस रहा है। प्रेमचंद की रचनाओं में वो सारी बातें आपको नजर आएंगी जिससे आपका जीवन मूल्य बढ़ेगा। एक बार पढ़ के तो देखिए, शौक से पढ़िए। जब नींद आने लगे, पढ़ाई खत्म हो जाए, मूड खत्म हो जाए कि अब नहीं पढ़ना है, तब कहानियों को उठा के पढ़िए। 3 पन्ने 4 पन्ने की कहानियां हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। इसीलिए साहित्य का निर्माण होता है कि समाज के वास्तविक मूल्यों को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। 2 बैलों की कथा याद होगी आपको, ईदगाह कहानी याद होगी आपको। सारे प्रेमचंद की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक में पढ़ी होगी। 2 बैलों की कथा 5-6 में पढ़ी होगी, उस समय चलती थी। पता नहीं आज है या नहीं। बैलों की कथा को पढ़ना है, हामिद की कथा को पढ़ना है। ईदगाह स्मरण कीजिए, उस कहानी में उस छोटे से नन्हे पात्र में वो मूल्य भर देते हैं। वो अपनी इच्छाओं को दमन करता है, मारता है और चिमटे ले आता है कि दादी के हाथ जलते हैं। ये चेतना कौन भर सकता है? कहानीकार प्रेमचंद। ये समझ कौन भर सकता है? कहानीकार प्रेमचंद। इसलिए बहुत पढ़ने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि अगर दूसरे विषय के आप छात्र हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने विषय के साथ लगे रहिए, उसके साथ न्याय कीजिए। लेकिन जब भी वक्त मिले, 10 मिनट 15 मिनट का वक्त मैं आपसे कहता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि कम से कम एक बार कहानियों को देख लीजिए। आपको लगेगा कि नहीं, कहानी कुछ कह रहा है। क्योंकि हम समाज में हैं और हमें सामाजिक मूल्य देना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि समाज देखे कि हमने आपके लिए क्या किया, मेरा कर्तव्य क्या था और मैंने क्या किया। इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मन लगा के पढ़ें उसको, या पिल्स, स्लीपिंग पिल्स के रूप में पढ़ें। नींद नहीं आ रही हो तो कहानियों को पढ़ें, तुरंत नींद आ जाएगी। उपन्यास को पढ़ेंगे तो 5 मिनट में, कहानी को पढ़ेंगे तो 10 मिनट में। नींद तो आनी है। कहानी का ये होता है असर। इसलिए आज के बच्चे हमारे जो भी हैं, जितने भी बन पढ़ते हैं, प्रेमचंद की एक कहानी है ठाकुर का कुआं। बदलते हुए समाज का स्वरूप है इसमें। आज बहुत बदल गया है,
लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी है, आज भी हमें पढ़ना है, आज भी उस भेदभाव से हम दो चार हो रहे हैं रोज। प्रेमचंद ने इस कहानी को 1926 में लिखा था। 26 और 2022 इतने बड़े अंतराल में भी कहानी की आत्मा आज वहीं जिंदा है, जो कहना चाहती है कि समाज में विखंडित होते हुए स्वरूप को, जीवन चरित्र को कैसे बदला जाए और कैसे बदला जा सकता है। हमारे बच्चे आपके सामने प्रस्तुति देंगे। ठाकुर का कुआं नाटक है, बहुत छोटी सी नाटक है, बहुत बड़ा लंबा नहीं है कि आप ऊब जाएंगे, लेकिन आप उसे देखें, आप उसे उसका आस्वादन करें, आप समझें कि कहानीकार कहना क्या चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्य करते हैं। जैसा कि सर ने आज बताया कि अगर हमें प्रेमचंद को और प्रेमचंद की साहित्य को जिंदा रखना है या फिर अपने आसपास में या फिर अपने आप पे उतारना है, तो सबसे पहले हमें उनकी रचनाओं को पढ़ना होगा। अगर हम देखें तो वर्तमान में भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। अभी के समय में सबसे बड़ी एक चिंता चल रही है लिव इन रिलेशनशिप की, और उसकी विसंगतियों को, उनकी बुराइयों को भी हम देख सकते हैं कैसा है। आज से 100 साल पहले प्रेमचंद इस पर लिख चुके हैं। शायद आप पढ़े हो या ना, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पढ़ना चाहिए आप लोग को। मिस पद्मा में उन्होंने लिखा है कि कैसे एक वकील जो है अपने प्रेमी द्वारा प्रेम करती है, और लिव इन रिलेशनशिप का जो अभी का दौर है वही चीज़ उस समय भी था। तो आज से 100 साल पहले भी वो इस पर लिख चुके थे। और मैं एक आलोचक, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं जिनका नाम है प्रियंवद, तो उन्होंने एक साक्षात्कार में एक बार प्रेमचंद के बारे में लगभग उन्हें लताड़ते हुए कहा था कि प्रेमचंद ने प्रेम पर लिखा ही कितना है, और वे यहाँ तक कहते हैं कि प्रेमचंद प्रेम पर लिख भी नहीं सकते। तो शायद उन्होंने उन्हें पूरा शायद नहीं पढ़ा हो, क्योंकि उन्होंने शायद घास वाली कहानी नहीं पढ़ी है, शायद बालक कहानी नहीं पढ़ी प्रेमचंद की, जिसमें प्रेम पर बहुत उन्होंने गहराई से लिखा है। बालक जैसी कहानी में उन्होंने ऐसी रचना रची है जिसमें एक ब्राह्मण बहुत निम्न वर्ग की महिला से शादी करता है और वो वैश्या होती है, और जब शादी होने के बाद लोग उससे कहते हैं, एक और उसमें रोचक बात होती है कि 6 महीने में ही बच्चा हो जाता है। तो लोग उससे पूछते हैं कि बच्चा 6 महीने में कैसे हो सकता है, तो वे जवाब देते हैं, जिसमें प्रेमचंद ही जवाब देते हैं कि मैंने बोया हुआ खेत खरीदा था, मैं फसल कैसे जला देता। तो शायद ये प्रेम पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। तो अभी का एक क्रेज़ है कि प्रेम पर हम लोग काफ़ी बोलते हैं, बात करते हैं, और वो क्या प्रेम पर बात करते हैं तो हम ही समझते हैं। तो आइए मैं विभाग की दूसरी शिक्षिका अपनी डॉक्टर अन्नपूर्णा मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वो प्रेमचंद पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीधर जी और सामने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग प्रेमचंद जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ नाट्य मंचन के लिए भी उपस्थित हुए हैं। ठाकुर का कुआं नाटक हमारे सामने अभी प्रस्तुत करेंगे बच्चे, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और 31 जुलाई 1880 को जन्मे थे प्रेमचंद, तो कल रविवार होने की वजह से हम लोग आज ही इसको मना रहे हैं। आज के दिन को प्रेमचंद जयंती के दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे 31 को मनाना चाहिए था। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और वे हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। इसलिए आज भी सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, कोई भी हो, प्रेमचंद जयंती जरूर मनाते हैं। प्रेमचंद एक युग द्रष्टा और युग स्रष्टा साहित्यकार थे। उन्होंने अपने समय की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से जाना और समझा था। इसलिए उन्होंने समय के, समाज की बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को, समाज की समस्याओं को हमारे सामने बड़े ही ढंग से रखा और हमें समझाया कि यह समाज किस तरह का है और इसमें क्या बुराइयां हैं, क्या कुरीतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सब को बखूबी उजागर किया।
और उसके माध्यम से हम उस समय के समाज को जान सकते हैं। उनकी वो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 400 के लगभग 350 400 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं। एक से एक बढ़कर कहानियाँ हैं उनकी। कफन, पूस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, एक से एक कहानियों के माध्यम से उन्होंने समाज की सच्ची तस्वीर को, उस समय के समाज की बुराइयों को और समस्याओं को हमारे सामने रखा है। वह प्रेमचंद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा ध्यान परी कथाओं से हटाकर और राजा रानी की कहानियों से हटाकर और सच्चे यथार्थ के धरातल पर लाकर हमें यह बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, हमें जगाने की कोशिश की है। प्रेमचंद सुलाते नहीं हैं। राजा रानी की कहानियाँ या परी कथाएं सुलाने के लिए होती हैं, लेकिन प्रेमचंद हमें जगाते हैं और वो बताते हैं यथार्थ के धरातल पर आकर कि हमारे समाज में क्या है, गरीबी है, अशिक्षा है, भूखमरी है, और जब तक हम इससे मुक्ति नहीं पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने एक से बढ़कर एक सारी समस्याओं को उठाया अपनी कहानियों के माध्यम से, और हमारे सामने उनके पात्र सजीव पात्र हैं, हमारे और आपके जैसे घरों से लिए हुए पात्र हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इसलिए वो जन जन में लोकप्रिय हो सके, जन जन में अपनी पैठ बना सके। उनकी कहानियों में जो अंधविश्वास है, जाति पाति का भेदभाव, ये सब उन्होंने, हम अभी कुछ दशकों से या कुछ समय से दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियों में ये दलित विमर्श और स्त्री विमर्श काफ़ी समय से आ रहा है, जो उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। अभी अभी आप लोग जो नाटक देखेंगे ठाकुर का कुआं, उसमें दलित विमर्श आप देख सकते हैं। उन्होंने सदगति भी आपने किया है नाटक, उसमें भी आप देख चुके हैं दलित पर होने वाले अत्याचार को उन्होंने किस तरह से बताया है और उसके विरोध में आवाज़ उठाई है, और हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जब तक हमारा समाज बटा रहेगा, हम बटे रहेंगे, हमारा देश उन्नति नहीं कर सकेगा। राष्ट्र प्रेम की भावना भी उनमें थी। बहुत गरीबी में वो रहे और जीविकोपार्जन करते हुए उन्होंने अपना अध्ययन भी जारी रखा, पढ़ाई भी करते थे और मास्टरी भी करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है संघर्षों में गुजारा। माँ की मृत्यु बहुत पहले हो गई, इसका भी उनके ऊपर बहुत असर पड़ा, और वे अनमने से रहते थे, घर से बाहर ज़्यादा रहते थे और पढ़ते रहते थे। किसी किताब की दुकान में बैठकर अध्ययन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले उन्होंने उर्दू में लिखा, नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। सरल हिंदी में उन्होंने, उनकी भाषा भी बहुत अच्छी है, हिंदी, उनकी भाषा में हिंदी उर्दू दोनों की रवानगी देखने को मिलती है। जहाँ उनकी रचनाओं में ये हिंदी उर्दू की रवानगी है, उनकी वाणी में हिंदी उर्दू की रवानगी है, उनकी रचनाओं में गंगा यमुनी तहजीब है। ये सारी चीज़ें हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं, और यथार्थ के धरातल पर उन्होंने हमें लाया और यह बताने की कोशिश की कि यह दुनिया कैसी है। प्रेमचंद ने जो गोदान लिखा है वह महाकाव्य है, बड़ा उपन्यास है, और विश्व में उसका नाम लिया जाता है, विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों में वह गिना जाता है। प्रेमचंद अपने युग को सजीव करते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा, और जहाँ तक प्रेम, भाईचारे, सद्भाव का वो तस्वीर पेश करते हैं अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में। वे सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से चलते हैं और समाज को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। जब तक समाज में नारी उत्पीड़न है, दहेज प्रथा है, छुआछूत है, जाति पाति का भेदभाव है,
सही और सच्ची बात कहने की अक्षमता है, तब तक प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक हैं और बने रहेंगे। उनकी रचनाएं मानवतावादी हैं और सबसे अच्छा साहित्यकार, सच्चा साहित्यकार वही होता है जो मानवतावादी होता है, सभी मनुष्य के कल्याण की बात सोचता है। इस अर्थ में प्रेमचंद सच्चे अर्थ में वो मानवतावादी साहित्यकार थे और इसलिए वे हमारे लिए आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। बस इतने शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आइए ज़्यादा अब समय न लेते हुए हम अपने कार्यक्रम के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं और नाटक की प्रस्तुति को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पात्र परिचय करवा देता हूं, जिससे आप उसे और सहज रूप से देख पाएंगे। तो पात्र के में सबसे मुख्य नायक के रूप में है अतुल कुमार सिंह, जो पार्ट 3 से हैं, और इस पात्र है जोकू का। अगली पात्र गंगिका, जो पार्ट 2 की ट्विंकल कुमारी कर रही है। ठाकुर के रूप में प्रणव कुमार है और ठाकुर के कुछ चापलूस भी हैं जो नाटक को थोड़ा सा जीवंत करते हैं, जिसमें राहुल कुमार मिश्रा, अंकित, संदीप और श्रीकांत, और कुछ महिला पात्र भी हैं जिसमें शालिनी पटेल और महिमा कुमारी हैं। तो आइए कुछ क्षण के अंतराल में हम लोग नाटक का मंचन करेंगे, तो आप लोग इसे बैठिए और धैर्य के साथ देखते रहिए।